मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में अभी तक एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर मौसूल हो रही है। लारू अनंतनाग इलाके में अलल सूबाई फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ है, जिसमें अभी तक एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर मौसूल हो रही है। हलाक हुए मिलिटेंट से हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस जराये का कहना है कि लारनू अनंतनाग इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद फौज, एसओजी और सीआरपीएफ की जानिब से एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ है और गोलियों के तबादले में फिलहाल एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर मौसूल हो रहे हैं और हलाक हुए मिलिटेंट से हथियार भी बरामद किया गया है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं फिदा हुसैन के पास। फिदा, क्या कुछ ताजा अपडेट है एनकाउंटर की अगर हम बात करेंगे लारनू अनंतनाग इलाके में? देखिए तो मैं आपको बता दूं कि अलल सुबह जो लारनू के जंगलों में जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को एक खबर मिली कि इलाके उस जंगल में कुछ मिलिटेंट जो है उनकी मौजूदगी की खबर जब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया। जो ही वहां पर जंगलों की तलाश शुरू की गई तो वहां पर कॉन्टैक्ट जो हुआ मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, इस बीच वहां पर जो झड़प में वो तब्दील हुआ और एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर जो है वो हमारे पास आ रही है, जबकि ये झड़प जो है ये इख्तिताम पजीर हुई। ये अलल सुबह की बात है जब अनंतनाग की एसओजी, इंडियन आर्मी की 19 आरआर और सीआरपीएफ की एक पार्टी जो है जो वहां पर थी, जब उनको खबर मिली कि कुछ मिलिटेंट वहां पर मौजूद हो सकता है और जो ही वो वहां पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, उन्होंने जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस को देखा तो मिलिटेंट ने फायर खोला, जवाबी कार्रवाई की गई। और मुख्तसरन मैं बता दूं आपको कि कुछ आधा घंटा पहले ये झड़प जो है ये इख्तिताम पजीर हुई। हालांकि उन जंगलों की तलाश जो है वो शुरू की गई थी, उसके बाद भी वहां पे सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था ताकि जो इनके पास खबर थी, जो खबर सुबह मिल रही थी कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पर हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक ही मिलिटेंट वहां पाया गया जो बताया जाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से उसकी वाबस्तगी है। हालांकि कुछ ही देर बाद जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, क्या ये लोकल मिलिटेंट था या फिर फॉरेन मिलिटेंट था, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इस तरह से जो लारनू झड़प है वो इख्तिताम पजीर हुई। ये जनूबी कश्मीर का जिला अनंतनाग का लारनू का इलाका है, जहां पर इन जंगलों में सुबह सुबह जब सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च के लिए गई और ये भी खबर मिल रही है वहां से कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक पक्की खबर मिली थी कि वहां पर कुछ मिलिटेंट जो है वो मौजूद हो सकते हैं। हालांकि अगर इन जंगलों की बात करेंगे, जंगल काफी ज्यादा फैला हुआ है, यहाँ से वो कपरान की तरफ अगर दूरू की बात करेंगे वहां से ही मिलाता है। हालांकि ये टनल के इस पार भी ये जंगल मिलते हैं आपस में, लेकिन वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने वहां पर फूंक फूंक के कदम रखा है ताकि वहां से अगर मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं वो कहीं वहां पे फायदा ना उठाए भागने में। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले ही चारों ओर से उस जंगल को वहां पे मुहासरे में ले लिया था जहां पर एक खबर मिली थी कि वहां पर मिलिटेंट हो सकता है। इस तरह से इस झड़प में एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर जो है वो मिल रही है, उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। कमर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे अनंतनाग से फिदा हुसैन तफसीलात फराम कर रहे थे। जो लारनू इलाके में, लारनू अनंतनाग इलाके में आज अलल सूबाई फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में फिलहाल एक मिलिटेंट हलाक हुआ है और ऑपरेशन खत्म हुआ है। ताहम जो एनकाउंटर खत्म हुआ है, ताहम ऑपरेशन अभी भी जारी है। लारनू इलाके जंगल इलाका है जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान अलल सुबह झड़प शुरू हुई थी। आज से नवरात्रा शुरू हुए हैं और इस सिलसिले में सुबह से ही मंदिरों में पूजा पाठ का एहतमाम किया जा रहा है। इधर मुल्क को बैरून मुल्क में मशहूर कटरा में वाक़ा माता वैष्णो देवी के मंदिर में भी सुबह से ही लोगों का आना शुरू हुआ है और इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से कोविड के पेश नज़र सभी इंतजामात कर लिए गए थे।
बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने, और जितने भी भक्तगण आ रहे हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग की जा रही, चेकिंग की जा रही, उसके बाद ही जाने दिया जा रहा है। अगर किसी ने पहले टेस्ट करा रखा है तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट देखी जा रही है, और जिसने नहीं कराया उसकी टेस्टिंग की जा रही है। जैसे मैंने अभी अपनी टेस्ट कराई है, मेरा निगेटिव रिपोर्ट आया है, अब मैं यात्रा के लिए प्रस्थान करूंगा। काफ़ी श्रद्धालु, बहुत जोश है, बहुत उत्साह है लोगों में, काफ़ी खुशी है, क्योंकि कोरोना से के में सब बंद हो रखे थे, सभी घर में बंद हो गए थे। अब उनको बाहर निकलने का थोड़ा सा रिलीफ मिला है, यात्रा भी शुरू कर दी गई है सरकार के द्वारा। इससे लोगों को में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी लोग भक्तजनों में जोश नज़र आ रहा है, काफ़ी खुशी से लोग जा रहे हैं माता के दर्शन करने, आशीर्वाद पाने। लोगों को खुशी हुई है कि हम लोग नवरात्रि के पहले दिन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरी बात सर, जितनी भी गाइडलाइन है यहाँ की दर्शन करने की, वो हम ऑनलाइन चेक करके पूरी करके आए। जैसे कि कोविड-19 टेस्ट है, हम अपने शहर से करा के परसों की डेट में निकले हैं, और जितनी भी यात्रा पर्ची ऑनलाइन करा के जितनी गाइडलाइन यहाँ की फम्पूट पूरी करके निकले। और हमारे साथ सभी हमारे मित्रगण हैं, 25 लोगों की हमारी 4 गाड़ियों से 5 गाड़ियों से टीम आई हुई थी। मैंने यहाँ आके देखा है सर, यहाँ आके ये देखा है कोरोना के चलते यहाँ काफ़ी सुविधाएं, जो टेस्ट करा के आए हैं उनके लिए तो सीधे जाने दे रहे हैं, और उसके अलावा जो नहीं करा के उनके यहाँ पे नज़दीक में एक कैंप लगाया हुआ है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। जो कोरोना टेस्ट नहीं करा के हैं वो यहाँ करा सकते हैं तब दर्शन। और मैंने देखा है सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ ध्यान रखा गया है, रिंग बनाए गए हैं यात्रियों के लिए, रिंग भी बनाए गए हैं। कुल मिला के सुरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा महसूस किया है यहाँ। तो ये हमें आके यहाँ पे बहुत सुकून मिला है, और जो जैसे माता रानी के यहाँ दरबार में सजावट की गई है, हैंड सैनिटाइजर का जो वो व्यवस्थाएं हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, और यहाँ कोविड टेस्ट की भी है, अगर नहीं भी आएंगे करा के तो अपना करा सकते हैं यहाँ पे। और बाद बाकी यहाँ आके काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, अपने दोस्तों के साथ आए हैं और एक ही जगह से करीब 25 लोग आए हैं सब लोग, और बहुत ही अच्छा यहाँ रहने की सुविधा भी है, काफ़ी अच्छा मतलब सही है। NEET 2020 के इम्तिहान में शामिल लाखों उम्मीदवार तवील अरसे से अपने नताज का इंतजार कर रहे थे, ताहम कल शाम जो है नताज का ऐलान हो गया है, जिसमें उड़ीसा के शुएब आफ्ताब ने 100% नंबरात हासिल कर टॉप किया है। शुएब ने सिर्फ टॉप नहीं बल्कि वो मुल्क और अपनी आबाई रियासत के पहले टॉपर भी रहे जिसने 100% नंबरात हासिल करके तारीख रकम कर दिया। शुएब ने नीट के इम्तिहान में 720 नंबरात में से 720 नंबरात लाकर कामयाबी की एक नई इबारत लिख दी है। ये पहली दफा है जब नीट के इम्तिहान में 100% नंबर किसी तालिब इल्म को मिले हैं। ऐसा कारनामा अंजाम देने वाले शुएब आफ्ताब इकलौते तालिब इल्म हैं। बता दें कि शुएब की इस कामयाबी के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी उनके घर जाकर मुलाकात की और उसे मुबारकबाद दी, जबकि पूरे मुल्क से शुएब आफ्ताब को मुबारकबाद देने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। पुलवामा के एक जनूबी कश्मीर के पुलवामा के एक उम्मीदवार ने भी कामयाबी हासिल की है। नारवा लाजोरा पुलवामा के रहने वाले बासित बिलाल ने 695 नंबरात हासिल किए हैं। शुमाली कश्मीर के कुंजर टंगमर के रहने वाले 2 भाइयों ने जो जुड़वे भाई उन्होंने भी कामयाबी हासिल करते हुए 651 और 657 नंबरात हासिल किए हैं। शाकिर बशीर और गौहर बशीर नामी 2 भाइयों ने भी कामयाबी हासिल की है। जनूबी कश्मीर की त्राल इलाके से भी तकरीबन 10 उम्मीदवारों ने तालिब इल्मों ने कामयाबी हासिल की है। अप्रैल 2018 में मैं कोटा आया था ये ड्रीम लेके कि जब 2020 का नीट एग्ज़ाम होगा तो कम से कम सिलेक्शन में लेके जाऊंगा। तो नहीं सोचा था, फैमिली बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर नहीं था, सो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था खुद से। और फिर धीरे धीरे एलन में आया तो प्रॉपर गाइडेंस मिला, प्रॉपर मोटिवेशन मिला, फिर खुद से लगने लगा कि हाँ शायद मेरा भी टॉप 100 में या टॉप 500 तक सोचा था पहले तो 11th में कि टॉप 500 में चलो हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया 12th में स्कोर्स और हाई आने लगे, अराउंड 700 12th में बनते थे, मतलब उसके आसपास ही रहते थे। तो तब सोचा था कि हाँ कम से कम टॉप 100 या टॉप 50 तक हो जाएगा। इतना तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 720 फुल आ सकेंगे। और धीरे धीरे हुआ है जो भी हुआ है। जो अगर मेरा मार्क्स का अगर आप ऐसा कर्व बनाते हो तो वो धीरे धीरे राइज करता दिखेगा। और एक टर्निंग पॉइंट ये था कि जो कोविड के वजह से लॉकडाउन हुआ
उसको मैंने अच्छे से यूज़ में लिया। मैं घर नहीं गया स्टार्टिंग से ही, अप्रैल 2018 से जब मैं आया था अब तक मैं एक बार भी घर नहीं गया। मैंने जो अपने पापा मतलब मेरी मम्मी और मेरी बहन साथ रहते थे, मेरी छोटी बहन, और जो पापा रहते थे वो राउरकेला उड़ीसा में रहते थे। पापा को मैंने बोला था कि मैं अगर जब मेरे ड्रीम्स को मैं अचीव कर लूँगा तो ही मैं घर आऊँगा, वैसे मैं घर नहीं आ रहा, और शायद आज वो हो पाया है। और फिर हमेशा ये फोकस रहता था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके उतना स्कोर करूँ और एग्ज़ाम टाइम में काम रहूँ। जैसे बहुत मतलब इस बार जैसे कोरोना की वजह से एग्ज़ाम बहुत बार पोस्टपोन होते जा रहा था, तो एग्ज़ाम टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो फिर भी यही गोल था कि मतलब काम रहना है, 3 आवर्स का जो टाइम है उसको फुल यूज़ में लेना है। मम्मी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए, और शायद इसी वजह से जो एलन के जो फैकल्टीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। कोविड के टाइम पे भी वो हमारे टच में रहे, कॉल से, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, बहुत कुछ, और बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत सपोर्ट किया करते थे। कभी अगर मार्क्स कम भी आ जाए तो पहले उनका कॉल आता था एग्जैक्टली, और मोटिवेट करने के लिए कॉल करते थे, ना कि इस वजह से कि मार्क्स कम हो गए। और मार्क्स ज़्यादा है इससे पहले मार्क्स कम आने पे कॉल्स आते थे और अच्छे से मोटिवेट करते थे। कभी ऐसा नहीं बोला कि मार्क्स क्यों कम हो गए या ऐसा कुछ, और सब प्यार से समझाते थे, बहुत अच्छे थे। और शायद उनके वजह से, और जो मॉम डैड का जो आशीर्वाद है, मेरे नाना नानी और जो भी है हमारे फैमिली में, हमारे सर्स की वजह से शायद इतना कुछ हो पाया। पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हुकूक की बहाली के लिए आईनी लड़ाई लड़ने के मकसद से वहां की मेन स्ट्रीम की सियासी जमातों के साथ एक ऐसी पेशकदमी की है जिसका हिंदुस्तान के सभी लोगों का इस्तकबाल करना चाहे। समाजी राब्ता समेत ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पी चिदम्बरम ने लिखा है कि मरकजी हुकूमत को उन मेन स्ट्रीम सियासी जमातों और जम्मू कश्मीर के लोगों को इलहदगी पसंद और मुल्क मुखालिफ होने की नज़र से देखना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दर्जे की बहाली और जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की बहाली के लिए पाबंद है। हुकूमत को 5 अगस्त 2019 को लिए गए मर्जी के मुताबिक फैसले और गैर आईनी फैसलों को मनसूख करना चाहिए। समाजी राब्ता समेत साइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मरकजी वजीर साबिक वजीर पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए इन बातों का इजहार किया है। इधर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दफा 370 को कोई भी ताकत बहाल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की देरीना मांग थी कि इसे खत्म किया जा सके, जिसे भाजपा ने अपने मंशूर में भी शामिल करते हुए इसे खत्म किया, और यह जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में रुकावट था जिसे खत्म किया गया। देखिए, 370 को रिस्टोर करने के लिए कांग्रेस और उनके साथियों को 370 जन्म लेना पड़ेगा। 370 खत्म होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लेह, करगिल की 370 से ज्यादा समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हुआ है, और जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर का मूड और माहौल इस वक्त बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी और उनके जो लग्गू बग्गू लोग हैं उनको ये लगता है कि हम जो है वो 370 फिर से जम्मू एंड कश्मीर और लेह और करगिल में लागू करेंगे, तो ये उनका मुंगेरी लाल से के सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि वैसे भी कांग्रेस आज जो है वो बुरी तरह से जो है वेंटिलेटर पर है, लेकिन उसकी लफाजी एक्सीलेटर पे चल रही है। तो अब उस एक्सीलेटर पे जब लफाजी चलेगी और गिरने के बाद वो वेंटिलेटर पे भी नहीं रह पाएंगे, इसलिए उनको इस बात को भूल जाना चाहिए। 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, लेह करगिल के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक मजबूत, एक पुख्ता रास्ता साफ किया है उसने। देखिए, 370 को रिस्टोर करने के लिए दिल्ली में आहिस्ता आहिस्ता अगरचे फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है, ताहम लोगों का कहना है कि अभी पिछले सालों के मुकाबले में फिजाई आलूदगी में कमी है, मगर हर गुजरते दिन के साथ फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से भी फिजाई आलूदगी बढ़ रही है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।
इधर अरविंद सरकार का कहना है कि उनकी सरकार काफी संजीदा है और आने वाले वक्त में फिजाई आलूदगी को कम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। हार्ट पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, चलने में थोड़ा सांस फूल रहा है जल्दी, पहले नहीं होता था ऐसा। लॉकडाउन के दौरान हम भी उस समय भी काफ़ी घूमते थे, उस समय इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन अभी थोड़ा सा लग रहा है। मौसम चेंज होता है सीजन, तो इसमें थोड़ा ये एवरी ईयर आता है, इसका पोल्यूशन का दबाव रहता है उसके करके हवा का। और उसमें क्या है कि अभी सब बच्चे लोग या जो है अपना साइकिल पर उसको प्रेफर करते हैं गाड़ियों की बजाय, परंतु साइकिल पे यहाँ तक आने के लिए भी, क्योंकि नज़दीक में तो इतने घर हैं नहीं, तो उसके लिए क्या है कि वो रास्ते में सारा पोल्यूशन ग्रहण करते हुए आते हैं और यहाँ पर फिर थोड़ा घूम के एक्सरसाइज, फिर वापस वही प्रॉब्लम आती है। तो ये समस्या तो अभी है, दिल्ली में तो खासकर है। अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि सेंटर तो अपना एक प्रोग्राम दे देता है, उसके बाद स्टेट में कितनी क्या प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की है किसी तरह की, तो उसके लिए यहाँ के जो सरकार रहती है उसको देखना चाहिए और शुरू पहले से ही इसके लिए काम करना चाहिए। ये नहीं कि पोल्यूशन तो बहुत बड़ा है। मैं पहले बहुत साइकिलिंग करता था, तो मैं साइकिलिंग करते थे, मैं 3-4 डेज करा, उसके बाद मैं मास्क के बिना करता था, क्योंकि उससे फ्रेश एयर ले सकता था मैं। मगर फिर इतने गले में वो इतना कुछ पाउडर जैसा कुछ आता है गले में, इतना खराश होती, इतना दर्द होता है कि मैं बीमार हो गया था। 1 वीक को बीमार हुआ, उसके बाद एक अब मैं ठीक हुआ तो मैं आया हूँ। आज भी मैं आया तो फिर भी मुझे भी दर्द हो रहा है। एक बार तो मुझे फीवर हुआ था जो लास्ट टाइम था, उसमें बीमार भी हो गया था। मैं 1 वीक घर से भी नहीं निकल पाया था। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसे ठीक कर। मैं यहाँ अपने बेटे के साथ मॉर्निंग में यूजुअली साइकिलिंग पे आती थी, बट आजकल जो पॉल्यूशन लेवल है इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि मास्क तो वैसे ही हम लगा रहे हैं, बट फ्रेश एयर लेने का जो मज़ा था मॉर्निंग में साइकिलिंग का, बिल्कुल वी कैन नॉट एंजॉय बिकॉज वी फील द पेन इन थ्रोट, हमें दर्द होता है। एंड विद दिस ऑल्सो मेरा बेटा भी है जो बहुत सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, एंड आई फील लोगों को कुछ अबाउट दिस दे हैव टू डू समथिंग। नहीं तो जिस तरीके से चल रहा है पॉल्यूशन, उस तरीके से लोग ज़्यादा बीमार होंगे। कोविड कंडीशंस ऑलरेडी हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस ऑलरेडी। जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन की तादाद में अगरचे कमी हो रही है, ताहम कई ऐसे अस्पतालों में तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से एक कोविड मुतासरा की मौत के बाद ही अस्पताल इंतजामिया पर सवाल उठ रहे हैं और लापरवाही बरतने पर मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि कल पोनी साइड से जहाँ एक पेशेंट आए और उनको कोई सांस लेने की प्रॉब्लम थी, उनका कोरोना का जैसे जो मुझे जानकारी है टेस्ट भी हुआ था और वो नेगेटिव थे, लेकिन अस्पताल जो भी मतलब उसमें डॉक्टर है या दूसरा स्टाफ है, जिसकी भी नालायकी की वजह से उनकी डेथ हो गई। मैंने सुना है कि उनको ऑक्सीजन टाइम से नहीं दी गई क्योंकि हॉस्पिटल की लाइट बंद थी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर लाइट बंद थी तो हॉस्पिटल में जनरेटर भी है, क्योंकि इस टाइम कोविड-19 का टाइम चल रहा है, फंडिंग खुली है, तो इस तरह की जिसने भी लापरवाही की है उसके खिलाफ एक जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा किसी की इस तरीके से जान ना जा सके। और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये जो बिल्डिंग रियासी हॉस्पिटल की बनी तो है, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है बिल्कुल फ्लॉप है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे क्लिनिक हैं, रजिस्टर्ड भी नहीं है। मैं ये कहूँगा मैक्सिमम उनकी कोशिश रहती है या तो क्लिनिक में आओ और या फिर उसके लिए जम्मू के लिए रेफर कर देते हैं, क्योंकि उनको आराम से क्लिनिकों में काम करना सके पड़े। तो इसके लिए मैं कंसर्न जो भी ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, इनको मैं कहूँगा कि जो भी डॉक्टर्स यहाँ करें प्राइवेट प्रैक्टिस, मैं नहीं कहता कि ना करें, बट हॉस्पिटल की जो खस्ता हालत है उसको मतलब उसी वजह से जो प्राइवेट क्लिनिक्स और इन्होंने ज़्यादा रेफ़र कर देते हैं। अभी पिछले दिनों एक जहाँ पेशेंट आया, उसकी डिलीवरी थी लेडी की, तो इन्होंने उसको कर दिया रेफ़र। उन्होंने, मैं भी यहाँ का सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एक उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा गायनी का डॉक्टर नहीं है यहाँ पे कोई? उन्होंने कहा बिल्कुल डॉक्टर हैं। मैंने कहा बच्चे का डॉक्टर? उनका है। मैंने कहा एनेस्थीसिया वाला? बिल्कुल है। तो वो बंदे कहाँ आ गए थे? अल्टीमेटली एम्बुलेंस तैयार, उसमें बैठा रहे थे उनको। मैंने फिर सुपरिटेंडेंट साहब से बात की जो भी थे उस वक्त यहाँ पे। मैंने कहा जी क्या हो रहा है, आपके पास गायनी का डॉक्टर अवेलेबल है और वो फाइल पे इन्होंने लिखा हुआ है जो इनको रेफ़र किया था, वो मैं अगर चाहूँगा तो वो रिकॉर्ड भी मिल सकता है। फिर उसके बाद जब हमने थोड़ा क्राई किया, क्योंकि मैक्सिमम जो डॉक्टर्स जो यहाँ कर रहे हैं प्रैक्टिस, मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि रियासी के लोगों की जान के साथ वो ना खेलें। अगर करनी है प्रैक्टिस अपने पार्ट टाइम में करें।
छानपुरा करालपुरा कुपवारा के लोगों ने शिकायत की है कि आज से 10 साल कबल इलाके में एक रोड निकाला गया, ताहम आज तक किसी महकमे ने रोड पर कोई काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इलाके में बीमार होने की सूरत में मरीजों को कांधों पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। उन्होंने एलजी इंतजामिया और जिला इंतजामिया से अपील की है कि महकमे R&B को हिदायत दी जाए ताकि इस रोड की मरम्मत की जाए और अवाम की मुश्किलात दूर हो सके। रोड निम्बिया पे गुमुत यह रोड कोर्मुत हलशरी मजन अत कह डिपार्टमेंटन कह पोसा लोगमुत यह निम्बिया पे नस अल्लाह ताला राम करे ये तीज मुश्किलात ये हद अगर ये बेमार ग या खुद अल्लाह ताला राम डिलीवरी केस आए सह पे ये डांच पे तुलन चारपाई वन चारपाई कश पे वो चारपाई सह पे चारपाई पे वात ठिनपुर रोडस पे जनरल रोडस पे तत पे अगर कह गाड़ी बन यीज मुश्किलात चाहे सह PDP चाहे सह कांग्रेस चाहे सह BJP चाहे सह नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट ईज अतम सारी दपा पकन तम वक्त यप हेलीकॉप्टर गाड़ नुन कत जहाज पकन मगर तम पे वोट ना तम पे खुदास मे योर कहें बस यहां ये हजरत ग कम्प्लीट ये रोडस कर मैकडम या त्रस कह तो रोड बंदोबस्त कर बाज़ाब्त पे गवर्नमेंट से अपील कर। जनरल बस स्टैंड डोड़ा में जगह जगह गंदगी के ढेर जमा होने की शिकायत करते हुए मुसाफिरों का कहना है कि बस स्टैंड में गंदगी और कूड़ा करकट जमा होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि म्युनिसिपल कमेटी डोड़ा की जानिब से साफ सफाई का कोई खातिर खाए इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी के आला हुकाम से अपील की है कि जनरल बस स्टैंड के अंदर साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए ताकि आने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। एक डेढ़ महीने से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं है। पैसेंजर शेड में लोग बैठे होते हैं, ऊपर से कोविड-19 की महामारी चल रही है सर, लेकिन सफाई बिल्कुल नहीं है सर। यहाँ पे एक डेढ़ महीने से कोई भी कर्मचारी यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं सर SRTC में हूँ यहाँ हमारा ऑफिस है SRTC का, और तकरीबन हम 2000 ईमानदारी से बोलना कब से यहाँ पे साफ सफाई मुझे तो लग रहा है सालों का साल ही हो गया है इसको, सफाई को कोई सफाई नहीं कर रहा है। और हमारा 2016 से हमारा ऑफिस यहाँ फंक्शन कर रहा है, और तब से मैं देख रहा हूँ यही हाल होता है हमारे पैसेंजर शेड का। लोग बेचारे कहीं से आते हैं, कोई बीमार होता है, कोई हॉस्पिटल जाता है, फिर यहाँ पे आके वो रुकते हैं 2 मिनट अपनी टिकट लेने के लिए, लेकिन यहाँ बैठना तो दूर की बात है, यहाँ देखना भी पसंद नहीं करते हैं हम फिर किसी को, क्योंकि इस गंदगी में कौन बैठेगा। इस वक्त कोविड-19 की महामारी चल रही है, लोगों को साफ़ सुथरा रहना है, साफ़ सफाई में बैठना है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।